दोस्तों, आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको अपने आप में बहुत रोमांचक और आकर्षक लगेगी। मेरा नाम सूरज है और मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूं। मेरी दीदी, जो 60 साल की है, कई सालों बाद हमारे घर आई थी। उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उसने पापा से लड़ाई की और दूसरे शहर में नौकरी करने चली गई थी। एक दिन जब मम्मी और पापा घर पर नहीं थे, मैं कपड़े पहन रहा था। मेरी जीन्स की चैन गलत जगह पर अटक गई। दीदी मेरी मदद के लिए आई, लेकिन उसके बाद उसका अजीब तरह से मुझे अनचाहे जगहों पर छूना शुरू हो गया। उसने कहा, तुम तो अभी 16 साल के हो, फिर तुम्हारा हिसाब किताब तो बहुत बड़ा हो गया है। तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। दीदी के घर आने के बाद से वह आई, हमेशा मेरे आसपास घूमती रहती थी। मेरे मम्मी और पापा दोनों जॉब करते थे और दोपहर को स्कूल से घर आने के बाद मेरी देखभाल करने के लिए घर पर नहीं होता था। इसलिए पापा ने दीदी को हमारे घर बुला लिया था। मुझे देखते ही दीदी ने मुझे गले लगा लिया और कहा, सूरज, तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए हो। दीदी को घर आने के बाद से वह मेरे में ही रहती थी। मैं भी खुशी खुशी अपना कमरा उसके साथ शेयर कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा और मुझे अजीब लगने लगा। दोपहर को जब मैं स्कूल से घर लौटा, मेरी दीदी ही मेरी सारी देखभाल करती थी। बैग लेने से लेकर खाना खिलाने तक। मैं अब 16 साल का हो गया था और 10वीं क्लास में पढ़ता था। दीदी को घर बुलाने का एक और अहम कारण था। करीब 1 महीने पहले मुझे थायराइड का पता चला था। इतनी कम उम्र में ही मुझे थायराइड के कारण एंटी थायराइड इंजेक्शन लेनी पड़ रही थी। घर पर एक मेल नर्स आया करता था। जैसे नर्स होती हैं, वैसे ही एक मेल नर्स भी होते हैं। वह लड़का हर दिन दोपहर में मुझे इंजेक्शन देने के लिए आता था। देखते ही देखते दीदी को घर आए हुए कई दिन हो गए थे। मेरे स्कूल जाने से लेकर मेरी पढ़ाई तक की पूरी जिम्मेदारी दीदी ही उठा रही थी। एक रात अचानक मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद अचानक खुलने का कारण था मेरे शरीर पर घूमता हुआ हाथ। दीदी अचानक मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी थी। मुझे शरीर पर किसी का हाथ फेरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे लगा यह सब दीदी से गलती से हो रहा है। लेकिन धीरे 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 दीदी की कुछ ऐसी अजीब चीजें मेरे सामने आने लगीं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं। उस दिन मैंने पहली बार उसका वह चिपपिली, अजीब वो कैसा व्यवहार देखा था। इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन भी दीदी ने फिर से वैसा ही कुछ किया। लगातार 2 दिन तक दीदी के इस अजीब व्यवहार को सहने के बाद मैंने तय किया कि अब मैं उससे इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन जब मैं दोपहर में स्कूल से घर आया और खाना खाते समय मैंने उनसे सवाल किया। मैंने कहा, दीदी, आइए दीदी, पिछले 2 दिन से रात को सोते समय तुम मेरे शरीर पर हाथ क्यों फेरती हो? क्या तुम्हें कोई बुरा सपना आता है? जैसे ही मैंने दीदी से यह सवाल किया, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने कहा, शायद मुझे कुछ सपने आते होंगे। सपने में गलती से मेरा हाथ तुम्हारे शरीर पर आ गया होगा। तब मैंने दीदी की बातों पर विश्वास कर लिया, पर उसके पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उसी रात सोने के कुछ समय बाद ही मेरी नींद खुल गई। सोने से पहले मैंने प्यास लगने के कारण 2 गिलास पानी पिया था और इसी कारण मेरी आधी रात में ही नींद टूट गई थी। मैं उठा और देखा कि दीदी मेरे पास नहीं थी। मुझे लगा कि वह बाथरूम में होगी, लेकिन वह कमरे के टीमेंटनेटा आई थी। लेकिन वह कमरे के बाथरूम में भी नहीं थी। तब मैंने उठकर दीदी को ढूंढने की सोचा। फिर मैं कमरे से बाहर निकलकर चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। तब दीदी मुझे मम्मी पापा के कमरे के बाहर दिखी। वह मम्मी पापा के कमरे में झांक रही थी। वह वहां क्यों झांक रही थी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने दीदी की ओर जाने की सोचा, पर तभी वह मेरे कमरे की ओर पलट गई। अगर मुझे दीदी देख लेती तो उसे लगता कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं। इसलिए दीदी के मुझे देखने से पहले ही मैं अपनी जगह वापस जाकर सो गया। कुछ ही देर में दीदी भी कमरे में आई। आते ही वह अपनी जगह सो गई और उसका वही अजीब व्यवहार फिर से शुरू हो गया। वह फिर से मेरे शरीर पर हाथ फेरने लगी। दीदी ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रही थी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। पर एक बात मुझे जरूर समझ में आ गई थी कि वह मम्मी पापा के कमरे में कुछ देखती है और फिर मेरे शरीर पर हाथ फेरती है। दीदी आखिर मम्मी पापा के कमरे में क्यों झांकती है, ये जानने की मेरी इच्छा बढ़ रही थी। अगले दिन दोपहर में घर पर मैं और दीदी ही थे। दीदी मेरी पढ़ाई करवा रही थी। जब वह मेरा पढ़ाई करवा रही थी तो मैंने उससे सहजता से सवाल किया, दीदी, तुम इतनी सुंदर हो, फिर भी तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? इस पर उसने कहा, पहले मुझे लगता था कि शादी एक बहुत तनावपूर्ण रिश्ता होता है। क्यों?
बेवजह उसमें फंसना। पर अब धीरे धीरे मुझे भी शादी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन अब मेरी उम्र इतनी हो गई है कि मेरे उम्र का जोड़ीदार मिलना बहुत मुश्किल है। दीदी के जवाब पर मैंने फिर से उससे कोई सवाल नहीं किया। तब चुपचाप मैं पढ़ाई करने लगा। कुछ ही देर बाद इंजेक्शन दे वाले अंकल मुझे इंजेक्शन देने के लिए आ गए। इंजेक्शन लेने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गया। जब मैं सोकर उठा तो उठते ही मुझे तेज भूख लग गई थी। मुझे उस दिन पास्ता खाने की तीव्र इच्छा हो रही थी, इसलिए मैंने दीदी से मदद मांगी। वह उस समय मम्मी के कमरे में थी और जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे दीदी कुछ अलग ही रूप में नजर आई। अभी अभी नहाकर बाहर आई थी और खुद को शीशे में निहार रही थी, जैसे वह कोई 18 साल की नई नवेली लड़की हो। उसका इस अंदाज में खुद को निहारना देखकर मैं कमरे के बाहर खड़ा होकर इंतजार कर रहा था, ये सोचते हुए कि दीदी का यह ख्वाब सा नज़ार हद कब खत्म होगा। पर दीदी तो अपनी हीरोइन वाली अदा में और भी खोई हुई थी और मेरी भूख अब कंट्रोल से बाहर हो रही थी। आखिरकार मैं दीदी के कमरे में चला गया। मुझे देखते ही वह थोड़ी सी शर्माई, लेकिन फिर भी मुझे तवज्जो देते हुए मुझसे बातें करने लगी। दीदी उस वक्त नहाने का गाउन पहने हुए थी और मेरी नज़रों में जैसे वह पूरी तरह से खुद में खोई हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सूरज, तुम उठ गए। अब बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? मैंने धीमे से कहा, दीदी मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए पास्ता बना सकती हो? लेकिन दीदी तो खुद को देखते हुए इतनी मग्न थी कि उसने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और कहने लगी, तुम तो बड़े हो गए थे, लेकिन अब बच्चों जैसे बात कर रहे हो। खैर, तुम्हें समझदार बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। कुछ देर बाद दीदी ने मुझे पास्ता बना दिया। उस रात मेरी सोच में कुछ और बातें थीं और मैंने तय किया कि मुझे मम्मी पापा के कमरे में झांकना चाहिए, क्योंकि मुझे जानना था कि दीदी वहां क्यों जाती है। रात के कुछ समय बाद मैंने जानबूझकर बड़बड़ा हुए कहा, पानी कहाँ है? मुझे प्यास लगी है, ताकि दीदी समझे कि दिए मैं सचमुच पानी पीने जा रहा हूँ। लेकिन मेरी असल मंशा कुछ और थी। मैं मम्मी पापा के कमरे के बाहर खड़ा हो गया और जब मैंने झांका तो जो दृश्य मेरी आंखों के सामने आया वह मुझे चुप करवा गया। पापा ने मम्मी को पास में खींच लिया था और मुझे समझ आ गया था कि दीदी के मन में कुछ और चल रहा है। मैंने चुपचाप अपने कमरे में वापस आकर सोचा कि अब मुझे दीदी से अकेले में बात करनी चाहिए। 3 दिन बीत गए और मेरी गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थीं। मम्मी पापा ने कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया, लेकिन यह प्लान सिर्फ उनके लिए था। उनका कहना था, सूरज, तुम्हारे 10वीं के एग्जाम्स हैं तो तुम्हें थोड़ा अकेले समय मिल जाएगा। मैंने सोचा, अब की बार अपनी छुट्टियों का इस्तेमाल अपने सिलेबस की तैयारी के लिए करूंगा। मम्मी पापा ने भी मुझसे छुट्टियों के बावजूद पढ़ाई करने को कहा था। इसी वजह से वह मुझे अपने साथ ट्रिप पर नहीं ले गए। 3 दिन बाद जब मेरी छुट्टियां शुरू हुईं, मम्मी पापा अपनी ट्रिप पर निकल गए। उनके जाने के बाद घर में मैं और मेरी दीदी अकेले थे। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, मैंने दीदी से एक सवाल किया, दीदी, अब तुम्हें भी शादी करने की इच्छा होती होगी न? मम्मी पापा को साथ देखकर तुम्हें भी लगता होगा कि कोई ऐसा हो जो तुमसे सच में प्यार करे। जैसे ही मैंने यह सवाल पूछा, दीदी की आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी, सूरज, तुमने सच में मेरे दिल की बात जान ली। फिर दीदी रोते रोते मुझे अपने कंधे पर लगा लेती हैं। वह कह रही थी, सूरज, मैं तुम्हें हमेशा छोटा समझ रही थी, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी छोटे नहीं हो। तुम्हारी समझदारी से मुझे तुम्हारा एक नया रूप दिख रहा है। उस दिन के बाद से दीदी का नजरिया मुझसे बिल्कुल बदल गया। उन्होंने घर में मम्मी के स्टाइलिश कपड़े पहनना शुरू कर दिया। जब वह स्टाइलिश कपड़ों में तैयार होती तो उनका चेहरा एक अलग ही चमक से भर जाता था। मैं बस उन्हें देखता रहता था और वह खास तौर पर मेरी तारीफ सुनने के लिए बेचैन दिखती। एक दिन सुबह नहाने के बाद मैंने जीन्स पहनी थी। जीन्स की जिप गलत जगह अटक गई और मुझे दर्द होने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा और मम्मी को पुकारने लगा, लेकिन मम्मी घर पर नहीं थी। इस दौरान दीदी मेरे पास आई। दीदी, मुझे शर्म आ रही है, मैंने कहा। दीदी ने प्यार से कहा, अभी के लिए को साइड में रख, नहीं तो तुम जिंदगी भर परेशानी में पड़ जाओगे। तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है तो मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और दीदी को मदद करने देता हूँ, क्योंकि उसके अलावा कोई और नहीं था। कुछ ही देर में दीदी ने मेरी मदद से मुझे राहत दी, लेकिन उसके बाद दीदी की नज़र मुझ पर कुछ बदल गई थी। जब उसने मेरी मदद की तो अनजाने में उसका स्पर्श गलत जगह हो गया। दीदी ने कहा, सूरज, मैं तुम्हें हमेशा एक नॉर्मल लड़का समझ रही थी, लेकिन तुम तो 16 साल की उम्र में ही बहुत बड़े हो गए हो। मैं समझ गया कि दीदी जो कुछ कह रही थी
उसमें कुछ गहराई थी। उस पल मैं अपने चेहरे पर मुस्कान लाता हूँ, जैसे जिंदगी ने मुझे एक नया रास्ता दिखा दिया हो। उस दिन के बाद दीदी ने कहा, आज से जब तक मम्मी घर नहीं आती, मैं तुम्हें नहलाया करूंगी। मैंने मना किया, क्योंकि मैं काफ़ी शर्मीला था। मेरे इनकार पर दीदी ने कहा, ठीक है, तुम खुद ही नहा लो, लेकिन नहाने के बाद तुम्हें तैयार करने की जिम्मेदारी मेरी होगी। आज से मैं तुम्हें अपनी दुनिया में शामिल करूंगी। उसकी इस बात पर मैंने हामी भर दी थी। उस दिन हमेशा की तरह दोपहर में वहां अक्का तारारा, अंकली व अंकल मुझे इंजेक्शन देने आया। इंजेक्शन के बाद मैं जैसे रोज की तरह सोने नहीं गया, बल्कि कुछ अलग ही हुआ। मैं कमरे से बाहर निकल आया और हॉल में पहुंचते ही टीवी चालू कर दिया। टीवी की हल्की आवाज सुनकर दीदी मम्मी के कमरे से बाहर आई। शायद वह मम्मी के कमरे में आराम कर रही थी। दीदी का जो अंदाज था, एक दिन से जब दीदी ने छोटे कपड़े पहने थे और मुझसे कहा, सूरज, मैंने खास तुम्हारे लिए गोलगप्पे बनाए हैं, रुको, मैं लाती हूँ। वह किचन में गई और टीवी की आवाज़ बंद कर दी। जब वह गोलगप्पे लेकर आई तो उसने मुझे मेरे कमरे में बिस्तर पर बिठाया और बड़े प्यार से खिलाने लगी। हर गोलगप्पे के साथ वह मेरे बालों में उंगलियां फिरा रही थी और कह रही थी, तुम बहुत समझदार हो गए हो, अब तो तुम बड़े भी हो गए हो। दीदी के परफ्यूम की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी और उसकी बातों को सुनते सुनते मेरी आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में खो गया। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने सिर भारी महसूस किया। उठने की कोशिश करते ही सिर चकराने लगा। मैंने सिर पकड़कर बिस्तर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद दीदी कमरे में आई। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, सूरज, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी जिंदगी में इतना आनंद ला सकोगे। मैं उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया, बस चुपचाप सिर हिलाया। उसने कहा, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम मस्ती करेंगे। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आया तो देखा कि दीदी ने मेरे पसंदीदा गाने लगा दिए थे। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे डांस के लिए कहा। दीदी मेरे साथ कपल डांस करने लगी। ये सब अजीब था, क्योंकि इससे पहले उसने कभी मेरे गानों में दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। धीरे धीरे हमारे रिश्ते में कुछ नया सा बनने लगा। लेकिन हर दोपहर जब मैं सोकर उठता तो थकान महसूस होती। दीदी हर बार कहती, तुमने आज मुझे बहुत खुश किया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे खुश कर रहा था, लेकिन इस थकावट में भी मुझे कुछ अच्छा महसूस होने लगा था। कुछ दिनों बाद मम्मी पापा घर लौटे। फिर एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। चक्कर आने लगे और मुझे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जब मेरी आंखें खुलीं तो मैंने खुद को आईसीयू में पाया। डॉक्टरों ने बताया कि मैं 1 महीने से वहां था। उन्होंने मम्मी पापा को समझाया कि मैं एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा हूँ। मेरा मन काल्पनिक दुनिया में उलझा हुआ था। डॉक्टर ने मम्मी पापा से कहा, आप अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि आपने सूरज की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह खुद से बातें करता था और यह उसकी मानसिक स्थिति को खराब कर रहा था। डॉक्टर ने दीदी का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सूरज ने दीदी को किसी शख्स के साथ देखा और उसे दीदी का प्रेमी मान लिया। यह देखकर सूरज ने कल्पना करना शुरू किया कि वह खुद उस जगह पर है। इस भ्रम में उसने मोबाइल पर गलत चीजें देखनी शुरू कर दीं और धीरे धीरे कमजोर हो गया। इस सब ने उसे आईसीयू तक पहुंचा दिया। जब मैं आईसीयू से बाहर आया तो दीदी ने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, सूरज, मैं तुम्हारी देखभाल करने आई थी, लेकिन अपनी दुनिया में खो गई। तुम्हारी वजह से ही मैं अपने जीवन साथी से मिली। उसने अपने गले में मंगलसूत्र दिखाया और बताया कि मम्मी पापा ने उसकी शादी करा दी थी। मैं उसकी बातों का जवाब नहीं दे सका। मैं खुद अपनी स्थिति को समझने में असमर्थ था। मम्मी पापा ने अब मेरी देखभाल शुरू की। वे मुझसे बात करने लगे और मुझे महसूस होने लगा कि प्यार सिर्फ प्रेमी प्रेमिका के बीच ही नहीं होता, बल्कि माता पिता और बच्चों के बीच भी होता है। मैंने सीखा कि बच्चों के साथ समय बिताना और उनकी भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि माता पिता को अपने बच्चों से जुड़े रहना चाहिए। आजकल की व्यस्त जिंदगी में माता पिता अपने करियर में इतने उलझ जाते हैं कि अनजाने में बच्चों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यह बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अपने बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाएं, उनकी बातों को सुनें और उन्हें समय समय पर घुमाने ले जाएं। हर माता पिता के लिए उनके बच्चे सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं।